नमस्कार, कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल है। वोटिंग से ठीक पहले हम लोग झारखंड के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीनियर जर्नलिस्ट झारखंड के हैं विनय कुमार जी, उनसे चर्चा होगी। नारायण विश्वकर्मा जी, उनसे भी बात होगी और संजीव पाठक जी, तीनों सीनियर जर्नलिस्ट है और झारखंड की सियासत पर इनकी पैनी नजर है। झारखंड की सियासत की नब्ज को अच्छे से समझते हैं ये। शुरुआत करेंगे विनय जी के साथ। कल 38 सीटों के लिए वोटिंग होने जा रही है। सारी प्रक्रिया ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। मतदान कर्मी बूथों के लिए रवाना हो गए हैं। इस चरण में क्या लगता है, जो पहले फेज में और इस चरण में, दोनों में सबसे पहले अंतर क्या है और क्या इस चरण में जो जीतेगा वही झारखंड में सरकार बनाएगा? विनय जी। निश्चित रूप से, क्योंकि 38 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। अब तक 43 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो चुका है, तो 43 में से तो किसी को 41 का बहुमत हासिल नहीं होगा। इसलिए बहुमत तो हासिल होना है द्वितीय फेज में। द्वितीय फेज में जिनको सफलता ज्यादा मिलेगी, निश्चित रूप से उनका पलड़ा भारी होगा। और जो 18 सीटें हैं, संथालपुरा की 18 सीटें हैं, इसके अलावा 16 सीटें कोयलांचल और गिरिडीह जिले की, 2 सीटें रांची जिले की। और इन 38 सीटों में से सभी सीटों पर कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा, लेकिन कुछ मतदान केंद्रों पर 4 बजे तक ही मतदान होगा और बाकी मतदान केंद्रों पर 5 बजे तक मतदान होगा। तो कल झारखंड विधानसभा का चुनाव का मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। कल कई बड़े नेताओं का भाग्य और किस्मत दांव पर लगा हुआ है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन हैं, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हैं, विधानसभा में विपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो हैं, कई मंत्री हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता और मंत्री इरफान अंसारी लड़ रहे हैं जामताड़ा से, पूर्व कई मंत्री लड़ रहे हैं चुनाव। तो कल कई लोग, मथुरा महतो लड़ रहे हैं, जेपी भाई पटेल उनके दामाद लड़ रहे हैं, ये कांग्रेस से लड़ रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से लड़ रहे हैं, स्टीफन मरांडी लड़ रहे हैं, आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो का किस्मत कल ईवीएम में बंद होगा। तो कई दिग्गज हैं कल के चुनाव में जिनकी किस्मत बंद होने वाली है ईवीएम में, और इस पर से पर्दा 23 को उठेगा जब मतगणना होगा। ठीक है, हम नारायण जी के पास चलेंगे। नारायण जी, इस चरण में मैक्सिमम दिग्गजों की किस्मत दांव पर है, साख दांव पर है। और कहा जा सकता है कि बीजेपी हो या फिर इंडिया अलायंस, यानी एनडीए और इंडिया अलायंस, दोनों तरफ से मुख्यमंत्री के रेस में जो जो चेहरे हैं, एक तरफ तो खैर उन्हीं के नाम पर, हेमंत सोरेन के नाम पर लड़ा भी जा रहा है, लेकिन कल्पना सोरेन ने भी जिस तरीके से झारखंड में इस बार रिकॉर्ड तोड़ सभाएं की है, मुझे लगता है कि 100 से ज्यादा सभा करने वाली इकलौती महिला राजनेता है कल्पना सोरेन। क्या लगता है कि इस बार उलटफेर, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि बड़ा उलटफेर, यानी दिग्गजों की सीट भी फंसी हुई है, आपका क्या ऑब्जर्वेशन कहता है? सभी पैनल में बैठे लोगों को सबका स्वागत है, नमस्कार, जोहार। देखिए आशुतोष जी, टोटल 38 सीट में 18 तो हो गया संथाल परगना और 20 सीटें हैं कोयलांचल। कोयलांचल में रांची की 2-3 सीटें हैं, उसको छोड़, कोयलांचल छोड़कर ये 38 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, बिल्कुल सही बात है कि जो विक्ट्री साइन जो मिलना है लोगों को, तो इसी 38 सीटों पर तय होना है। जहां तक कैंपेनिंग की बात हुई है, तो अभी आपने कहा कि कल्पना सोरेन शतक लगाई है, नो डाउट 100 पूरा कर चुकी चुनावी सभाओं, और उसके पीछे पीछे हेमंत सोरेन 95 की है, माने 195 इधर होगी। और अगर आप हेमंता विश्व शर्मा की बात करें और शिवराज सिंह चौहान, तो 56-55 वो लोग की है, बाकी 6 है, 5 है, 6 है, 5 है गृह मंत्री, प्रधानमंत्री वगैरह को लेकर। तो उधर भी सभाएं कम नहीं हो, लेकिन अकेली इकलौती महिला, भारत की इकलौती महिला 9 महीने में मात्र 100 शतक लगा देना, ये छोटी बात नहीं हुई है, मील का पत्थर साबित होगा आगे जाकर। और ये चुनावी फैक्टर भी साबित होगा कि इसमें हार जीत भी तय होगा इसी सीट पर।
मतलब ये 38 में अगर जो कल्पना जिस तरह जुझारू प्रदर्शन की है और जिस तरह से मंच से उतर कर भी गांडे में मैं कल था परसों रोज और कल ही गांडे में उतर कर मंच से उतर कर नीचे गई, लोगों से मिली और लोगों को बताई कैसे क्या करना है, सुबह नाश्ता पानी अब आके करना है, पहले वोट दे देना है। नीचे भी आगे कन्विंस की, जबकि 100% वहां से जीत रही है, जो वहां के लोगों ने मुझे बताया है कि इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। इसके बावजूद चुनाव को कितना सीरियसली ली है कल्पना सोरेन, ये छोटी बात नहीं है। ये इससे होश फाकता है भाजपा के दिग्गजों के भी, इसलिए बंटी बबली और वगैरह वगैरह बातचीत भी चली है। दूसरी बात, नारायण जी देखिए, फिलहाल जो 38 सीट है उनमें उनमें जो बता देते हैं कि 22 सीट इंडिया अलायंस के पास है और रेस्ट 16 जी सीट हाँ, बीजेपी और आजसू के पास है। तो यहाँ पर पहले से ज्यादा सीट वाइज देखा जाए तो विधायकों की संख्या इंडिया अलायंस के पास ज्यादा है। वैसे ही फर्स्ट फेज में भी वही संख्या थी, इंडिया अलायंस ही एज में था। हाँ वही सब करते क्या हाँ 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 चुनाव बिल्कुल। परिणाम में भी वही एज दिख रहा है आपको? क्योंकि कई दिग्गज हैं जो इस चरण में है। क्या आपको उन दिग्गजों की सीट भी, कुछ सीट पर भी चर्चा कर सकते हैं? फंसती हाँ हुई नजर आ बिल्कुल रही है, बिल्कुल। सुरेश महतो है, बाबूलाल मरांडी है। अगर फंसती हाँ हुई सीट नहीं थी तो फिर आनंद फानंद में निरंजन राय को, आनंद फानंद में नहीं, निरंजन राय को शामिल कराने का क्या मतलब बनता है? देखिए, निरंजन राय को अंतिम समय में नहीं, पिछले एक हफ्ते से ये मामला चल रहा था और बाबूलाल जी का बहुत ज्यादा प्रेशर था हाईकमान को लेकर तो उनको किसी जी भी तरह से ड्रॉप करना होगा। तो इससे मुख्य भूमिका निभा रहे थे निशिकांत दुबे जी, जो पहले फेज में वो चूक गए थे, तो उन्हीं को इस चुनावी ड्यूटी में लगाया गया था कि आप उन किसी भी तरह से उनको बैक कीजिए। तो उनकी बात मानी गई, फिर वो आए। अब ये फेक न्यूज चला कि निजामुद्दीन अंसारी को ड्रॉप कर दिया गया है, वो चुनाव से हट गया है। ये फेक न्यूज चला है जो कि एक्स पर भी आया है, तो इसका भी खंडन आ गया कि फेक न्यूज था जेएमएम की ओर से, ये फेक न्यूज था। इसके बावजूद वहां कहा जा रहा है कि बाबूलाल मरांडी की सीट फंसी हुई। दूसरी बात, यहाँ पर एक डुमरी सीट है जिस पर कि जयराम महतो की बात बार बार कही जा रही है। तो परसों रोज अमित शाह वहां आए थे और उन्होंने सभा की, वहां कहा गया कि माहौल अब बदल गया है। मतलब अब जो कड़े संघर्ष में है वो यशोदा देवी तीसरे नंबर पर है, देवी देवी और बनाम जयराम की बात कही जा रही है। लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि फर्स्ट यहाँ के जो लोग हैं, डुमरी के लोग, खासकर जो देहाती वर्ग के लोग, चूंकि डुमरी इसी बाजार को छोड़ दें तो बाकी वो शहरी और कस्बाई, शहरी इलाका नहीं है, कस्बाई और गांव के लोग हैं वहाँ, तो वो अभी भी जयराम पर ही फोकस कर रहे हैं। वहाँ के जो युवा वर्ग है वो भी जयराम को ही समर्थन देने के लिए तत्पर है, ऐसा वहां कहा जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। दूसरी बात, झरिया और धनबाद, ये जो कोयलांचल की जो प्रमुख सीटें हैं जहाँ दोनों देवरानी और जेठानी लड़ रही है, वहां वहां भी कांटे के संघर्ष में है। सुखद स्थिति में अगर है तो राज सिन्हा के बारे में बताया जा रहा है कि अजय दुबे उनके सामने नहीं टिकेंगे और आराम से वो सीट निकल रही है। लेकिन सीट फंस रही है, रांची की सीट फंस रही है। आपको संथालगंज जितनी सीटें हैं उसमें देखिए पिछली बार क्या होता, 2019 में 9 सीट बिल्कुल जेएमएम जीत चुका था, जीता है। अच्छा ठीक है, बाकी जो ठीक है 9 सीट है उसका नारायण जी, 5। फिर हम लोग आएंगे। हमारे साथ संजीव पाठक जी भी जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जी पाठक जी, पहला चरण और दूसरा चरण क्या कल संपन्न भी हो जाएगा? आपका ऑब्जर्वेशन क्या करता है, आपका आकलन क्या करता है कि इस बार क्या परिवर्तन के कुछ संकेत मिल रहे हैं, या फिर जिस तरीके से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन या फिर इंडिया अलायंस ने कैंपेन किया है तो एज मिलता हुआ दिख रहा है? आपका क्या ओवरऑल आकलन कर रहा है? जी नमस्कार। सबसे पहले हम लोग झारखंड की राजनीति पर गौर करें तो झारखंड अपने 24 वर्ष के अल्प समय में 13 मुख्यमंत्री दे चुके हैं। 3 बार राज्यपाल का शासन लग चुका है। एक बार हम लोग ऐसा भी देखे कि एक निर्दलीय विधायक वहां मुख्यमंत्री बन गए। तो झारखंड की जनता का मत किसी एक पक्ष में जाए ऐसा मुझे नहीं लगता है। जहां तक निर्णय का सवाल है तो संथाल परगना की 18 सीट यह निर्णायक भूमिका निभाएगी। हालांकि अब तक इस
24 वर्ष के काल में कोई भी पार्टी अपने दम पर 41 समर्थन का जो जादुई आंकड़ा है वो 41 तक नहीं पहुंचा है। तो इस बार भी यह कहना कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार बना लेगी या भाजपा सरकार बना लेगी, यह अभी जल्दबाजी होगी। तो संथाल परगना की 18 सीट का रुझान अगर झामुमो के साथ जाएगा तो झामुमो की सरकार बनेगी। अगर संथाल परगना की 18 सीट में बीजेपी अधिकांश सीटों पर सेंध लगा लेती है तो फिर झामुमो की सरकार बनना कठिन लगता है। आशुतोष जी ठीक है विनय सर, पाठक जी जो बोल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि हम असेंबली की भी संभावनाएं बनती हुई दिख रही है, यानी जयराम महतो फैक्टर काबिज होने जा रहे हैं, ऐसा कुछ संकेत मिलता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, जो परिस्थिति पैदा हो रही है वो करीब करीब दोनों गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, दोनों 38, 39, 40 के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है। ऐसे में 2-3 सीटों पर जयराम महतो भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो अगर ये परिस्थिति रहेगी तो जयराम महतो की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है और तब जयराम महतो को निर्णय लेना पड़ेगा। हम जयराम महतो जहां से लड़ रहे हैं उस क्षेत्र का भी दौरा किए, वहां के युवाओं से बात किए, वहां के युवाओं का मन टटोलने का प्रयास किए। वो लोग कह रहे थे कि हमारा नेता जयराम महतो किसी को समर्थन नहीं करेगा, नहीं कांग्रेस को, नहीं बीजेपी को और नहीं हेमंत सोरेन को। फिर जब हम लोगों ने उनसे सवाल किया कि भाई इसके बिना तो सरकार नहीं बन पाएगी, सरकार बनाने के लिए तो किसी को, तो वो नौजवान जो थे उस समय मौजूद वहां पर जितने लोग थे, उन लोगों ने कहा कि हम लोग कांग्रेस को तो किसी भी कीमत पर समर्थन नहीं करेंगे। हम लोगों ने नेता को कह दिया, मतलब जयराम महतो को कह दिया। अब निर्णय तो चुनाव के बाद जयराम महतो को लेना है। तो मुझे लगता है कि उनकी भूमिका भी हो सकता है कि महत्वपूर्ण हो, लेकिन 2-3 बातों का हम लोग उल्लेख कर सकते हैं और इस पर चर्चा बाद में भी होगी, चुनाव के बाद में भी इस पर समीक्षा होगी कि जिस तरह से कल्पना सोरेन के प्रति जनता में आकर्षण बढ़ा और जिस तरह से मैया योजना लागू की गई और आज 1000 रुपया लोगों को मिल रहा है महिलाओं को, और जिस तरह से कोल्हान में वोट प्रतिशत बढ़ा 3%, महिलाओं का वोट प्रतिशत ज्यादा रहा पुरुषों की तुलना में, तो ये लाभ किसको दिलाएगा, इस पर भी सोचने की बात है। और मुझे लगता है यही फैक्टर निर्णायक हो सकता है, चुनाव रिजल्ट में दिखाई पड़ सकता है। तो अगर ये महिला वोटर निर्णायक होने वाली है इस चुनाव में, ऐसा संकेत मिल रहा है आपको? निश्चित रूप से। और कहीं न कहीं जो मैया योजना है 1000 रुपए की, जो दिसंबर से कहा जा रहा है 2500 रुपया दिया जाएगा, तो ये भी बड़ा काम कर रहा है। और मुझे लगता है कि 2 फैक्टर, जो मैया योजना और कल्पना सोरेन का उदय, यही दोनों भाजपा को सरकार बनाने में बाधक बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, या बाधक अभी भी बन रहा है, या बनने की कोशिश कर रहा है, जो भी कह ले। एक और शायद आप मिस कर रहे हैं, बिजली बिल माफ करना 200 यूनिट। ये देखिए, कई योजना है, सर्जन पेंशन है, यूनिवर्सल पेंशन जिसको कहते, कई योजना, लेकिन जो जमीन पर ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, जिसका असर कुछ दिखाई पड़, और हम कह रहे हैं ना कि जब 23 के बाद हम लोग समीक्षा करेंगे तब हम लोग इस पर परिणाम आ जाएगा, तब लगेगा कि जो परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा, देखिए वोट का जब परसेंटेज बढ़ता है अमूमन लोग ये मान लेते हैं कि ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट है, सत्ता विरोधी वोट है। लेकिन कई ऐसे उदाहरण हम लोग देखे हैं अपने पत्रकारिता जीवन में कि जब वोट परसेंटेज बढ़ा है तो जो सत्ता में उसको भी लाभ हुआ है। कई उदाहरण है, कोई नई बात नहीं है। तो ये कोई सरमाइन रूल नहीं है कि अगर वोट परसेंट बढ़ा तो सत्ता विरोधी ही होगा। तो इसका विश्लेषण तो तभी होगा जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा।
लेकिन मुकाबला बड़ा जोरदार है, बहुत क्लोज फाइटिंग है। 2-4 सीटों से ही आगे पीछे होना है, बहुत ज्यादा का अंतर दिखाई अभी नहीं पड़ रहा है। अब वैसे तो जनता मालिक है, जनता क्या फैसला लेगी ये तो पिटारा तय इसको खुलेगा तभी पता चल पाएगा। लेकिन जितना हम लोग घूमे क्षेत्र में और जितना हम लोग समझते हैं उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि बहुत क्लोज फाइट है। नहीं ठीक है, क्लोज फाइट तो है, इसमें कोई शक नहीं है। चूंकि बेशक मीडिया के चैनल पर या कैमरे पर बेशक दोनों दल के लोग कुछ भी कहें कि हम जीत रहे हैं, पूर्ण बहुमत में आ रहे हैं, लेकिन असल में उनको भी पता है कि इस बार मुकाबला बेहद टफ है और एक एक सीट पर कई दिग्गजों की सीट भी फंसी हुई है और कहा नहीं जा सकता है कि कौन बाजी मार लेगा। नारायण जी, आपको क्या लगता है अगर इंडिया अलायंस सरकार बना लेती है, रिपीट करते हैं हेमंत सोरेन दोबारा, तो क्रेडिट हेमंत सोरेन या कल्पना सोरेन या पूरे सामूहिक होगी, या फिर एनडीए अगर जीतता है तो फिर सबसे अहम रोल किसका माना जाएगा? हिमंता बिस्व शर्मा या मोदी के नाम पर चुनाव जीतेंगे बीजेपी वाले? क्रेडिट किसको देखिए जाना इस बार चाहिए? तो देखिए अगर इंडिया अलायंस की जीत होती है क्रेडिट वो का सरकार मतलब बनाने है की कि जिसने बाजी पलट दी हो, जिसने हवा का भी हाँ मोड़ बिल्कुल दिया हाँ है, जो सबसे ज्यादा हाँ हाँ असरदार हम साबित समझ हुआ गए है इस हाँ। चुनाव में। देखिए दोनों के असरकारक तो साबित हुआ है, ये तो एनडीए वाले भी जानते हैं कि कल्पना की ऊंची उड़ान हम लोग रोक नहीं पाए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरा जब मैं कह रहा हूँ तो शतक लगा चुकी है और पीछे पीछे 95 चुनावी सभाएं हेमंत कर चुके हैं और काफी एग्रेशन के साथ चुनावी सभाएं हुई है, हालांकि दोनों तरफ से हुई है, लेकिन हेमंत बात के इधर 7-8 दिन पहले काफी एग्रेशन में हुआ आकर वो बोले कहे और लोगों से अपना मत मांगे। लेकिन कल्पना इसलिए, जैसा बीना बाबू ने कहा अभी, कल्पना का जो अट्रैक्शन है, जो एग्रेशन है और जो उनके वाक पटता है, जिस तरह से वो अपनी बात रखती है मन से नीचे उतर कर भी, ये पहली बार ऐसा देखा गया है। एक मिथिक सेट हो गया है झारखंड में कि पहली महिला है झारखंड की और पूरे भारत के अगर कहें तो 9 महीने मात्र 9 महीने में वो 5 सीट ले आती है लोकसभा चुनाव में, पूरा आदिवासी सीट खत्म कर देती है। तो जाहिर है कि उसका असर विधानसभा में प्रतिछाया उसकी दिख रही है। दूसरी बात, आपके एनडीए में मुताबिक अगर जीत होती है, इंडिया अलायंस में अगर इंडिया अलायंस फिर से सरकार बनाती है तो कल्पना सोरेन के रोल को सबसे ज्यादा निश्चित रूप से महत्वपूर्ण माना निश्चित रूप जाएगा। से अब आप हाँ, एनडीए लेकिन की बात अगर कीजिए या बीजेपी की। एनडीए की बात करें तो जिस तरह से हेमंता बिस्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान सबसे ज्यादा अपना राज्य छोड़कर यहाँ पर वो काम किए हैं, कई 56 सभाएं की है हेमंता बिस्व शर्मा ने और 54 के आसपास सभाएं की है शिवराज सिंह चौहान है, बाकी 8, 6, 7 ऐसी कुछ करके है बाकी लोगों का। तो इतना अगर ये भी 100 तो ये लोग दोनों मिलकर भी क्रॉस किए हैं। तो अगर मान लीजिए एनडीए की सरकार बनने की स्थिति आती है, सीटें बढ़ती है, सरकार बनाने की स्थिति में आ जाता है, तो निश्चित रूप से हेमंता बिस्व शर्मा को ही इस पर श्रेय जाएगा, क्योंकि मोदी मात्र आप जो देखिए नारायण जी, दोनों पहलू है इसके। अगर आपकी सरकार बनती है तो आपने बोला कि इंडिया अलायंस में कल्पना सोरेन को क्रेडिट मिलना चाहिए। बीजेपी निश्चित रूप सरकार से बनाती है या इंडिया अलायंस सरकार बनाता है तो फिर हिमंता बिस्व शर्मा को इसका निश्चित रूप से क्रेडिट मिलना श्रेय चाहिए। मिलेगा, लेकिन श्रेय मिलेगा हाँ। अगर इंडिया अलायंस सरकार नहीं बना पाता है तो फिर क्या ब्लेम भी कल्पना सोरेन पे जाएगा? दोनों पहलू है बिल्कुल ना जाएगा, इसके। बिल्कुल नहीं दोनों पर देखिए, अगर हेमंत बिस्व शर्मा भी अगर मान लीजिए फेल हो जाते हैं अपनी मुहिम में, तो सबसे ज्यादा चोट तो उनको पहुंचेगी क्योंकि वो असम छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं, तो अधिक तो चोट उन्हीं को पहुंचेगी। कल्पना तो यहीं रह रही है, वो तो कहीं जा नहीं रही है, वो तो यहीं की बात कर रही है, यहीं के बारे में। अगर हेमंता बिस्व शर्मा अगर असम से आकर यहाँ अगर वो कैंपेनिंग कर रहे हैं और उसके बाद भी अगर डिफीट मिलता है उनको, तो उनकी तो हार, इससे ज्यादा उसकी हार देखिए, मानी जाएगी ना ऐसा कल्पना की ऐसा अपेक्षा। ऐसा ऐसा कम बारी होता है। हम इसको थोड़ा सा विनय जी से कंटिन्यू करेंगे। ऐसा कम बारी होता है कि जो ज्यादा सभा करे इसका मतलब सारी सीटें जीत ले। अब सबसे ज्यादा सभा की है कल्पना सोरेन ने, तो सारी की सारी सीटें तो निकल नहीं पाएगी। ऐसा तो नहीं होने नहीं जा रहा है। आपने देखा देखिए नहीं होगा एक प्रधानमंत्री मोदी मिनट जी ने बहुत सभाएं की थी, लेकिन कई ऐसी सभाएं थी जहां पर वो सीट हार गए। कई ऐसी लोकसभा की सीट थी जहां पर वो हार गए। तो क्या यहाँ पर दो चीजें हैं कि जीतता है अगर एनडीए तो क्रेडिट गोज टू प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन हारेंगे तो शायद हिमंता बिस्व शर्मा। विनय कुमार जी,
क्या आप इत्तेफाक कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा तो आज भी मानना है कि आज जो भी स्थिति बनी है बीजेपी की या एनडीए अलायंस की, उसका आर्किटेक्ट जिसको आप कह सकते हैं हेमंता बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान है। दो बहुत ही चुनावी राजनीति के विशेषज्ञ, मैं भी कह रहा हूँ। और उसके कारण आज इस स्थिति में अगर 1-2 सीट 4 सीट 5 सीट से घट जाए तो लेकिन आज भाजपा को यहाँ खड़ा, भाजपा कई खेमों में बटा हुआ था झारखंड में। हम लोग बहुत नजदीक से चीजों को जानते हैं, इसके आधार पर आपको कह रहे हैं। और वो खेमा खत्म कर दिया इन लोगों ने, हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक एक जो बागी थे उनको बैठाने का काम किया। उन्होंने जितनी मेहनत की उससे सीख भी लेना चाहिए यहाँ के नेताओं को, यहाँ के कार्यकर्ताओं को कि कितनी मेहनत। उसी तरह से हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने जितनी मेहनत की उससे भी जेएमएम के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, आरजेडी के कार्यकर्ता को सीख लेनी चाहिए कि कितना उन्होंने काम किया। झारखंड में एनडीए गठबंधन में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी है, उसके नेता चिराग पासवान भी कैंपेन किए। कल अंतिम दिन भी वो 2-3 चुनाव सभा किए। उसके पहले अपने कैंडिडेट के लिए चतरा में उन्होंने रोड शो किया। उसके पहले पलामू के इलाके में रोड शो किया। आजसू के सुदेश महतो ने कैंपेन किया। उनका कल चुनाव होने वाला है सुदेश महतो का। तो तमाम जो नेता, बड़े नेता यहाँ हैं या चर्चित, उन लोगों ने काफी एफर्ट किया है। अब निर्णय करना तो ये जनता के हाथ में है, जनता मालिक है, और जो जनता जनादेश देगी उसको तो लोकतंत्र में आपको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन निश्चित रूप से ये हम कह सकते हैं कि कल्पना और हेमंत ने आज भाजपा का जो इतना अच्छा परफॉर्मेंस अन्य राज्यों में चल रहा है, और भाजपा के तमाम देश के दिग्गज नेता यहाँ कैंपेन कर रहे हैं, कई मुख्यमंत्री कैंपेन कर, उनका मुकाबला हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन कर रही हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी बहुत कम सभा को संबोधित उन्होंने किया। कल अंतिम दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वही पुरानी बात, वो जनगणना की बात। दूसरी चीज देखा गया, ये भी देखा गया है कि कांग्रेस के जो स्टार प्रचारक थे वो अपने उम्मीदवारों तक ही सीमित रह गए, जबकि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने कांग्रेस हो या आरजेडी कैंडिडेट हो उनके लिए भी प्रचार किया है। सबके लिए प्रचार किया, सबके लिए नहीं, इस चुनाव में तो लालू प्रसाद यादव भी जो उनके सबसे खास है, उनके लिए उन्होंने प्रचार किया। कोडरमा में कि आप जानते हैं तबीयत खराब है, लेकिन वो बहुत नजदीक उनके उम्मीदवार है। हालांकि वो जेल में थे, बाद में बेल मिला और बेल के मिलने के बाद वो चुनाव प्रचार में शामिल हुए, चुनाव में भाग उन्होंने लिया। तो उसके लिए लालू जी भी, तेजस्वी यादव भी प्रचार करने आए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है आशुतोष जी, कि जनता दल यूनाइटेड के 2 उम्मीदवार हैं और दोनों मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री को हराने वाले रहे। आप समझ लीजिए, 2 जेंट किलर कह सकते हैं। दोनों सिटिंग चीफ मिनिस्टर को हराया, एक शिबू सोरेन को हराया, एक रघुवर दास को हराया, और दोनों चुनाव लड़ रहे 2 ही उम्मीदवार। लेकिन नीतीश कुमार चुनाव प्रचार करने नहीं आए। तो इस चुनाव में कई चीजों की कमी भी खली। जैसे शिबू सोरेन जी अपने स्वास्थ्य कारणों से चुनाव प्रचार में भाग नहीं ले पाए, उनका आशीर्वाद रहा, लेकिन एक लंबे कार्य क्षेत्र उनका रहा, लंबे अरसे तक वो झारखंड की राजनीति में सक्रिय रहे स्वास्थ्य कारणों से। इस बार चुनाव प्रचार में, पिछले चुनाव 2019 के चुनाव के नायक और खलनायक अगर किसी को कह सकते तो रघुवर दास इस बार यहाँ के चुनाव प्रचार से गायब रहे, क्योंकि वो राज्यपाल रहे, जमशेदपुर आते रहे, लेकिन कहीं चुनाव प्रचार में नहीं दिखे, क्योंकि संवैधानिक पद पर होने के कारण। जबकि 19 का चुनाव उन्हीं के इर्द गिर्द, उनके खिलाफ, उनके पक्ष में, इसी माहौल में चुनाव कि केंद्र बिंदु में 2019 का चुनाव अगर याद करिएगा तो रघुवर दास के इर्द गिर्द घूमता रहा। तो ये चीजें झारखंड की राजनीति के लिए, लेकिन नयापन यही हुआ कि कल्पना सोरेन का उदय और जेल जाने के बाद हेमंत का नेता के रूप में उदय। क्योंकि मेरा मानना है जेल के पहले हेमंत सोरेन सिर्फ शिबू सोरेन के पुत्र के रूप में जाने, अब वो नेता के रूप में जाने जा रहे हैं। चलिए, यही सवाल मैं पूछने वाला था। एक
और एक और चीज हम कह दें, जो धनवार की चर्चा हो रही थी, तो धनवार में बाबूलाल के रास्ते को आसान करने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी ने ताकत लगाने का काम किया और वहां निरंजन राय को बैठा करके बाबूलाल के रास्ते को बहुत आसान कर दिया। हालांकि उसमें एक और सूचना आपको दे दे, ये चर्चा हुई थी भाकपा माले के सुप्रियो भट्टाचार्य, विनोद सिंह और हेमंत सोरेन के बीच बैठक में कि भाई अगर एक कैंडिडेट हो तो ज्यादा बेहतर हो माले और झारखंड मुक्ति मोर्चा में। तो माले का कहना था साफ कि अगर भाई हमारा कैंडिडेट हम बैठा लेंगे तो हम वोट आपको ट्रांसफर नहीं करा सकते, लेकिन अगर आपका कैंडिडेट बैठ जाए तो वो वोट ट्रांसफर हो जाएगा माले में और तब सीधी लड़ाई में बाबूलाल के लिए खतरा हो सकता है। लेकिन चूंकि गांडे का समीकरण ऐसा था और गिरिडीह के जो विधायक है उनका मानना था कि गिरिडीह जिला में एक मुस्लिम सीट जो एक उम्मीदवार देना जरूरी है मुस्लिम मत को अपने पक्ष में करने के लिए, इसलिए वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, माले भी। तो इसका सीधा लाभ बाबूलाल मरांडी को मिल रहा है। बाबूलाल का रास्ता बड़ा आसान दिख रहा है। ठीक है, इसी पर हम संदीप पाठक जी से रिएक्शन लेंगे। बाबूलाल मरांडी का रास्ता साफ किया गया है, यानी कि उनकी सीट फंसी हुई थी निरंजन राय की वजह से, लेकिन उनको अंतिम वक्त में बीजेपी में शामिल कराया गया। तो क्या ये मानकर चला जाए पाठक जी कि बाबूलाल मरांडी अगर एनडीए सरकार में आता है तो बाबूलाल मरांडी ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे? देखा जाए मुख्यमंत्री उम्मीदवार की बात तो अभी नहीं होगी, लेकिन बाबूलाल मरांडी हेमंता विश्व शर्मा के साथ कदम में कदम मिलाकर रघुवर दास के बाद उनके समय में ही कहिए जो भाजपा खंड खंड विभाजित हो गई थी, गुटों में बट गई थी, ये एक सूत्र में पिरोने का काम किए हैं। आज उसी मेहनत का परिणाम है कि झारखंड में भाजपा आज झामुमो को टक्कर दे रही है। उस समय टक्कर देने की स्थिति में भी भाजपा नहीं लग रही थी। तो निश्चित रूप से बाबूलाल मरांडी भाजपा के सबसे प्रबल दावेदार और अच्छे चेहरे बन के सामने आएंगे। नहीं, आशुतोष जी एक चीज कहना चाह रहे हैं कि हम लोग जितनी राजनीति को समझते हैं उसके अनुसार और जिस तरह से पूरा भाजपा आला कमान बाबूलाल को जिताने के लिए, चाहे अमित शाह हो, हेमंत बिश्व शर्मा हो, शिवराज सिंह, जिस तरह से उन्होंने एफर्ट किया, तो एक संकेत उन्होंने दे दिया कि हमारा लीडर, अगला लीडर बाबूलाल ही होंगे। और मुझे लगता है कि अगर मुख्यमंत्री एनडीए कोटे से बनना होगा तो बाबूलाल की संभावना सबसे ज्यादा मुझे दिखाई पड़ती है। ठीक है, यही सवाल मैं नारायण जी से लूंगा, लेकिन इस सवाल में एक और सवाल मैं जोड़ूंगा कि क्या बाबूलाल मरांडी को आगे बढ़ाने से कहीं जो बाकी में भी जो संभावनाएं दिख रहे थे अपने आप में, जैसे अर्जुन मुंडा हो गए या चंपई सोरेन हो गए, कहीं वो लोग इसमें खेला तो नहीं कर देंगे कहीं अंतिम वक्त में? क्योंकि वो लोग भी सोच रहे हैं कि शायद वही अगला चेहरा हो सकते हैं और शायद यही वजह है कि बीजेपी किसी चेहरा को किसी एक के नाम पर चुनाव नहीं लड़ रही। नारायण जी, देखिए जब चंपई सोरेन भाजपा में जब शामिल हुए सॉरी उसके तुरंत बाद बाबूलाल जी पहुंच गए दिल्ली और पीएम से उनकी मुलाकात होती है, ये आप लोग भी जान रहे हैं। तो दिल धड़का तो वहां तक वो पहुंच गए, क्योंकि जेबीएम को मर्ज करने का, बीजेपी में आने का दो ही उनका फैक्टर था, एक सीएम बनना, दूसरा बीजेपी का अध्यक्ष बनना। तो अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन सीएम बनने की बारी जब आई तो चंपई सोरेन की एंट्री हो गई। ये एंट्री होने के बाद से थोड़ी छटपटाहट थी बाबूलाल के खेमे में। अब अगर हम आपकी बात मान लें तो अगर बाबूलाल जी का चेहरा सामने किया जाएगा तो चंपई को जिस लिए लाया गया था, क्या आप अकेले नहीं आ रहे हैं, 5-6 विधायक भी आएंगे आपके साथ, वो नहीं हो पाया। इसीलिए चंपई धीरे धीरे नेपथ्य में जा रहे हैं। तो चंपई का बहुत ज्यादा जोर नहीं चलेगा कि नहीं आप हमको सीएम का चेहरा बना के लाए थे, हम सीएम बनते। उनसे कहा जाएगा आप तो 5-6 विधायक 7 विधायक छोड़ के भी ला रहे थे, तो वो तो आप ला नहीं सके, वो कर नहीं सके।
तो जाहिर है कि उनका दावा तो ऐसे ही निरस्त हो जा रहा है। अब रहा बाबूलाल मरांडी की बात, तो बाबूलाल के मरांडी में भी ऐसे नहीं कि जो भाजपा के दिग्गज वो भी रोड़े बन सकते हैं, बिल्कुल। मैंने मेरा कहना है कि जहाँ 4-5 फिगर हो, सीएम का चेहरा हो, वहां बड़ी आसानी से एक किसी एक पर सदन का नेता का नाम चर्चा में आ जाए। हालांकि सब कुछ तो दिल्ली से तय होगा, ये भी आप भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, लेकिन बड़ी आसानी से बाबूलाल जी के नाम आसान हो जाएगी जीतने के बाद सरकार बनने में। उसमें बहुत सारे किंतु परंतु हैं जो हम लोग चुनाव के बाद देखेंगे, रिजल्ट आने के बाद। लेकिन एक बात तय है, एक बात तय है। ठीक है, बस लास्ट एक सवाल तीनों लोग से लेंगे, अंतिम सवाल बस ये, सरकार अगर ठीक है एनडीए की सरकार बनती है तो बाबूलाल मरांडी फिलहाल रेस में सबसे आगे दिख रहे हैं, ऐसा संकेत मिल रहा है जो क्रोनोलॉजी है उसके मुताबिक। अगर इंडिया अलायंस की सरकार आती है, हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं, तो क्या कल्पना सोरेन को इतना महत्वपूर्ण रोल अदा करने का इनाम कैबिनेट में जगह दे करके मिल सकता है? विनय सर, यही सवाल बाकी लोग से भी दोहराएंगे, पहले विनय सर से रिएक्शन। हाँ, एक चीज जरा कह देते हैं कि जो चुनाव प्रोसेस चल रहा है झारखंड में, जब से आचार संहिता लगा है तब से आज तक 200 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध सामग्री और नकदी जब्त हुआ है। ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि 200 करोड़ रुपया चुनाव के दौरान, मैंने जब से आचार संहिता लगा और आज तक का जो हम लोगों के पास सूचना और रिपोर्ट है उसके अनुसार 200 करोड़ रुपया से अधिक की अवैध सामग्री और नकदी का जब्त किया गया है। तो पैसे का किस प्रकार का खेल हो रहा है ये भी आप समझ सकते हो। दूसरी बात जो आप सवाल कर रहे हैं उसमें मेरा कहना है कि कल्पना सोरेन को निश्चित रूप से मेरे जैसे लोग अगर रहेंगे तो जरूर शामिल करते। हेमंत सोरेन क्या करेंगे ये तो वो जाने, क्योंकि कल्पना सोरेन एक पढ़ी लिखी महिला है, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, उड़िया, संथाल सारी भाषा बोलती है, सॉफ्ट स्पोकन है, तो काबिल है। तो मुझे लगता है अगर ये किसी विभाग की जिम्मेदारी इनके पास होगी तो निश्चित रूप से ये परफॉर्म करेगी और किसी से बेहतर परफॉर्म। तो मुझे लगता है झारखंड में इस तरह के लोगों की आवश्यकता है, चाहे किसी दल के लोग। अगर परफॉर्मर को आप लाएंगे, काबिल लोगों को लाएंगे तो आपका मंत्रिमंडल अच्छा रहेगा, सरकार आपकी अच्छी चलेगी। कोई भी बड़ा नेता आप देखिए, देश स्तर पर अगर आप देखिए, जब जब नरसिंह मंत्री बने थे, केंद्र में प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने वित्त मंत्री मनमोहन सिंह को बनाया। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने रेल मंत्री सुरेश प्रभु को पहली बार बनाया। इस बार विदेश मंत्री उन्होंने जयराम रमेश, क्योंकि ये लोग परफॉर्मर है। मुझे लगता है कल्पना में भी संभावना मुझे दिखाई पड़ती। ठीक है, कल्पना सोरेन काबिल है और उन्होंने अपनी काबिलियत साबित की है, इसको कोई भी खारिज नहीं कर सकता है। लेकिन साथ साथ ये भी तो जुड़ा हुआ है ना कि हेमंत सोरेन की पत्नी भी है और हेमंत सोरेन के भाई भी हैं, जो बसंत सोरेन है, जो दुमका से चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार जीते थे। एक चीज इसमें आपको कह दिया आशुतोष जी कि आप तमिलनाडु का देखिए, पिता पुत्र मंत्रिमंडल में है, मुख्यमंत्री पिता है, उनके बेटे मंत्री हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, नई राजनीति नहीं है, इस तरह का चल ही रहा है। कांग्रेस के मैंने प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के नेहरू जी, उनकी बेटी कांग्रेस की अध्यक्ष रही। उस जमाने में कांग्रेस की अध्यक्ष बनना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, नेहरू जी के कार्यकाल में कभी इंदिरा जी लोकसभा राज्यसभा की सदस्य नहीं बनी, उनके निधन के बाद वो संसदीय राजनीति में आई। लेकिन कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनना उस समय बहुत बड़ी बात। आजादी के बाद प्रेसिडेंट बनना कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए बहुत बड़ी चीज थी, और वो प्रधानमंत्री की कुर्सी से कम महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। बिल्कुल। पाठक जी, मेरा यही सवाल आपसे भी रहेगा, कल्पना सोरेन को हेमंत अपने कैबिनेट में जगह देने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है अगर सरकार बनती है तो? जी, अगर झामुमो की सरकार बनती है तो मेरा जो मानना है और अपनी जो राजनीतिक समझ है, तो अंदर खाने शिबू सोरेन कल्पना सोरेन को नंबर 2 की कुर्सी देगी। क्योंकि अगर
राजनीतिक कोई संक्रमण का दौर आता है तो सत्ता हस्तांतरण किया जाए। चंपई सोरेन की तरह एक नया प्रकरण सामने नहीं आए, इसलिए कल्पना सोरेन झामुमो की सरकार में नंबर 2 की कुर्सी पर निश्चित रूप से रहेगी। नारायण जी यही सवाल है, लेकिन इसमें इसमें एक प्लस है कि अगर आपका जवाब है कि हाँ, तो फिर बसंत सोरेन भी होंगे उस कैबिनेट में, ये भी बताइएगा सर। देखिए बसंत सोरेन को ड्रॉप किया गया था, चंपई को जब बनाया गया तो बसंत सोरेन को ड्रॉप किया गया था, लेकिन मामला सीता सोरेन का आने से मामला कहता फिस हो गया और बात बिगड़ गई, और बाकी क्या हुआ सबको पता है। लेकिन कल्पना बहुत बड़ी फैक्टर, राज्य से लेकर देश तक में उसका फैक्टर, बहुत बड़ा फैक्टर सामने आया है, जो चेहरा आया है सामने, छोटा मोटा चेहरा नहीं रही। तो बिल्कुल जो पाठक जी ने कहा बहुत बड़ा चेहरा है, तो ये भी सही है कि वो डिजर्विंग है, उन्हीं को सीएम बनना चाहिए। मेरा ही अपना मत नहीं है, लोगों का मत है। कांग्रेस की ओर से भी हल्की सी पहल हुई थी कि क्यों नहीं हेमंत को अध्यक्ष बना दिया जाए और सीएम कल्पना सोरेन को ही बनाया जाए, लेकिन यहाँ पर 2-3 पेच है, वो पेच मैं क्लियर कर रहा हूँ। पहली बात ये कि कल्पना सोरेन को अगर सीएम बनाया जाता है तो हेमंत सोरेन क्या करेंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है जेएमएम के अंदर। लेकिन जेएमएम के अंदर ये बात बिल्कुल तय है कि अगर कल्पना बनती है तो सुचारू रूप से राज्य का शासन चलेगा, क्योंकि वो बिल्कुल डिग्निटी मेंटेन करती है, सब कुछ आता है उसको, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हेमंत सोरेन जिस तरह से बोलते हैं और कल्पना जिस तरह से बोलती है, मात्र 9 महीने में जो उन्होंने अपना दिखाया है जलवा, वो छोटी बात नहीं है, बड़े परिदृश्य पे ये कैनवास को उभरी है। तो अगर बनाया जाता है सीएम तो दिक्कत बसंत सोरेन के लिए नहीं हो सकती है। तब है कि 2 तो रहेंगे नहीं, एक घर से 2 ही बनेंगे या 1 ही बनेंगे, तो ये एक पेच है। हो सकता है कि बाद में ये समझौता हो जाए कि क्यों नहीं, जब इतना अच्छा पार्टी को संभाली है, लोकसभा में भी हम लोग 5 सीट जिलवा दी, तो क्यों नहीं इसको हम अध्यक्ष बना दे, जेएमएम को प्रदेश अध्यक्ष प्रेसिडेंट बना दे और सीएम वो ही रहे, ये भी हो सकता है एक समीकरण के। लेकिन ये भी तय है कि जोर मारा जा रहा है कि नहीं, एक बार मौका, इस बार मौका घर से अगर मिले तो कल्पना सोरेन को ही मिले। इसमें हमको लगता है कि बहुत ज्यादा लोग मत देंगे कि हाँ कल्पना सोरेन को चांस दिया जाए, जैसे प्रियंका गांधी राहुल गांधी को लेकर कहा जाता है, ठीक उसी तरह से यहाँ भी फंडा है वो वाला। अब विनय सर मैंने कैबिनेट में जगह देने की बात की थी, लेकिन नारायण जी बता रहे हैं कि सीएम भी बन सकती हैं, जबकि हेमंत सोरेन के नाम पर चुनाव लड़ाया जा रहा है। आपको लगता है, बस अंतिम यहीं पे क्लोजिंग करेंगे हम लोग। नहीं देखिए, मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन है, क्योंकि जिस तरह की महिला है कल्पना सोरेन, वो पारिवारिक परिवार में विश्वास करती हैं और बड़ा अटूट विश्वास रहा है उनको। हम लोग पहले भी देखते रहे, शिबू सोरेन जब इलाज में वो तत्पर रहती थी, जब उनकी तबीयत खराब होती थी, अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देती थी। तो मुझे लगता है कि वो चाहेंगे कि हेमंत सोरेन ही रहे, और हेमंत सोरेन अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री बनेंगे, उसमें कहीं किंतु परंतु मुझे नहीं दिखाई पड़ता है। चलिए हम उस पर आप नहीं, एक मिनट, हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक मिनट, हम ये कह रहे हैं कि कल्पना सोरेन के बारे में दूसरे लोगों का जो मत है, उधर से बात आ रही है कि उनको बनना चाहिए। नहीं, बिल्कुल कल्पना सोरेन की भी अलग लोकप्रियता है और जाहिर तौर पर महिलाओं से कनेक्ट कर रही है, तो महिला चाहती होगी कि हमारा ही प्रतिनिधित्व करे वो। ये सब जब चुनाव संपन्न होगा, नतीजे अनुकूल आएंगे, तब जाकर के इस पर चर्चा होगी। और राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन फिलहाल हम लोगों ने वर्तमान जो हालात है उस पर चर्चा की। कल वोटिंग है, जरूर सब लोग जाकर के मतदान कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वोट डालिए और अपने जो उम्मीदवार है उसको जिताना चाह रहे हैं उसको जिताइए। बहुत बहुत धन्यवाद विनय सर, नारायण जी, तमाम वरिष्ठ पत्रकारों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।